डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर सेंटर ऑफ मास। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक हम लोग एक पॉइंट मास को स्टडी करते थे, बॉडी का एफबीडी बनाते थे, उसको पॉइंट मास मान लेते थे। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी बॉडी को स्टडी कर रहे हैं। और जब हम किसी बॉडी को स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें सेंटर ऑफ मास की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो ऐसे आगे की तरफ लुढ़कता हुआ जा रहा है। कैसे जा रहा है? लुढ़कता हुआ। तो मैंने सबसे पहले इसके अलग अलग पॉइंट्स के मोशन को स्टडी करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने इस ए वाले पार्ट के मोशन को देखा, तो ये ए पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर देखिए थोड़ी देर बाद ये ए यहाँ पर आ गया, फिर ये ए यहाँ पर आ गया, फिर ये ए यहाँ पर आ गया, और फिर ये ए यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब जो पॉइंट ए है उसका मोशन आप देख रहे हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखा रहा है। अगर इसके अलावा कह रहे बच्चों मैं किसी सी पॉइंट के बारे में चर्चा करूं, तो जो सी पॉइंट है, क्या इस सी पॉइंट के मोशन को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये भी कुछ अजीब सा मोशन दिखा रहा है, यानी कि इसकी ट्रेजेक्ट्री आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हर पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक ऐसा पॉइंट बताइए जिसका मोशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो बिल्कुल ढंग से इस बॉडी के पूरे मोशन को कैरेक्टराइज करता है, तो अगर आप इसके सेंटर वाले पॉइंट प्यारे बच्चों ओ को देखेंगे, तो ये जो ओ है ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चला जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि इसका मतलब अब मैं इस पूरी की पूरी बॉडी के मोशन को इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के मूवमेंट से क्या कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अगर मुझे इस बॉडी के मोशन के बारे में, इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी, इसके एक्सेलरेशन, इसके मोमेंटम, इसकी एनर्जी, किसी के बारे में भी चर्चा करनी होगी, तो सबसे पहले मुझे उस वाले पॉइंट को ढूंढना होगा जिस पॉइंट का मोशन बहुत सिंपल है। तो मैं उस पॉइंट को एक्चुअल में क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास कहता हूँ। और ये सेंटर ऑफ मास ही क्या करता है, इट कैरेक्टराइज द होल मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि किसी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन दिखाता है? ये केवल सेंटर ऑफ मास ही दिखाता है। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर आप पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। फिर प्यारे बच्चों, इट में लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। कहने का मतलब ये उस जगह भी लाई कर सकता है जहां पे कोई मास नहीं होता। जैसे आप देखिए रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है, जबकि क्या यहाँ कोई मास है? नहीं। इसका मतलब ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। प्यारे बच्चों को ये दो रॉड्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो क्या इन दो रॉड्स में इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, इन दोनों का सेंटर यहाँ होगा। तो इन दोनों रॉड का सेंटर ऑफ मास सोचो इन रॉड पे ही नहीं है, बल्कि इसके क्या लाई कर रहा है, बाहर। तो इट में लाई इनसाइड एंड इट में लाई आउटसाइड। फिर आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों, it is a point about which the mass movement of all the particles are zero। प्यारे बच्चों, इस वाले पॉइंट को हम लोग याद रखते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस बात को समझेंगे। लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक बेसिक सा एक स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मूवमेंट किसका, सारे पार्टिकल्स का मास मूवमेंट क्या होता है, जीरो। प्यारे बच्चों, उसको लिखते हैं सिग्मा MIRI इज इक्वल्स टू जीरो। ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा आगे जाकर के इसको समझेंगे, तो ये एक डेफिनेशन है जो हमें आगे जाके काम में आएगी। तो पहली बात, सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो पूरी बॉडी के मोशन को क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है। अब से बात होगी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बताना होगा। बॉडी की वेलोसिटी, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। पूरे के पूरे रोटेशनल मोशन में हम सबसे ज्यादा इसी चीज को क्या करते हैं प्यारे बच्चे, स्टडी करते हैं, क्योंकि वहां पे बॉडी ट्रांसलेट नहीं करती, वहां पे बॉडी क्या करती है, रोल करती है। जब बॉडी रोल करती जाती है तो हर पॉइंट का मोशन बहुत क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस कॉम्प्लिकेसी को अवॉइड करने के लिए सारी जिम्मेदारी किसको दे देते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास, इसको सीएम भी कह सकते हैं, है ना। यानी कि जैसे किसी स्टेट की जिम्मेदारी किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास, ऐसे ही किसी बॉडी के पूरी की पूरी मोशन की जिम्मेदारी किसके पास, सेंटर ऑफ मास के पास। अब प्यारे बच्चों, बात ये कि सेंटर ऑफ मास होता कहाँ है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है यार, जब सेंटर ऑफ मास हमें रिक्वायर्ड होगा तो सेंटर ऑफ मास की हमें कैलकुलेशन भी करनी होगी। तो अब हमारा जो अगला पार्ट है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। प्यारे बच्चों, एक क्रैश कोर्स है, तो ज्यादा तो क्वेश्चंस हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको सारे के सारे रिजल्ट्स इसके आपको बताऊंगा। और जो प्रॉब्लम्स अक्सर जेईई में पूछी गई हैं, नीट में पूछी गई हैं, उन पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चर्चा करने वाले हैं। तो मेरी बात क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमारा नेता कैसा हो, सेंटर ऑफ मास जैसा हो। तो आइए ढूंढते हैं सेंटर ऑफ मास।
तो स्टूडेंट्स आइए कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम के अंदर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, रिजल्ट याद रखना है अपने को। ये डिस्क्रीट मास सिस्टम की हम लोग पहले बात करेंगे। डिस्क्रीट मास सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स में किसी बॉडी को ब्रेक किया जा सकता है। तो जैसे आप समझिए कि ये एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है प्यारे बच्चों, ये वाई, ये अपने पास क्या है एक्स एक्सेस, ये एक पार्टिकल m1 m2 m3, m1 का पोजीशन वेक्टर है r1, m2 का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ होगा। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है rcm, यानी कि rcm है एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो दिस rcm इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी कि टोटल मास। तो प्यारे बच्चों r1 r2 r3 आपको पता होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका समीशन लगा सकते हैं। तो सिग्मा mi ओवर सिग्मा mi से आप rcm कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको अगर ये एक्स वाई जेड की टर्म में आपको ब्रेक करना हो तो मैं जानता हूँ आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। आर वेक्टर को लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आरसीएम वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, एक्सीएम आई कैप प्लस वाई सीएम जे कैप प्लस जेड सीएम के कैप। कैसे लिख सकता हूँ, यस सर। अब प्यारे बच्चों जो एक्सीएम है, एक्सीएम के लिए जैसे यहाँ पे आरसीएम का एसएम क्या हो गया एक्सीएम। एक्सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो ये आर आप लिखोगे ऑब्वियसली इस आर के भी एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट होंगे। ये एक्सीएम होगा, ये वाई सीएम होगा और ये क्या होगा जेड सीएम। तो सबसे पहले आसान सा तरीका है, ये बहुत लेंथी एक्सप्रेशन हो जाता है। तो सबसे आसान सा तरीका क्या है, यहाँ सबसे पहले एक्सीएम लिखेंगे तो एक्सीएम इज इक्वल टू सिंपल m1 x1 m2 x2 डॉट डॉट डॉट, और वाई सीएम को लिख सकता हूँ m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट डॉट डॉट, और जेड कोऑर्डिनेट m1 z1 प्लस m2 z2 डॉट 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 अपॉन टोटल मास। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों टू पार्टिकल सिस्टम 2 kg जिसकी कोऑर्डिनेट है 0 0 0, ये हमारे पास 4 kg है। क्या इसकी कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, यस सर 2 0 0। मुझसे कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास क्या कीजिए कैलकुलेट। तो सबसे पहले जानता हूँ प्यारे बच्चों m1 इज इक्वल्स टू 2 kg, m2 इज इक्वल्स टू 4 kg। चलेंगे जीरो से हीरो लेवल की तरफ। फिर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ एक्सीएम m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों ऐसे m1 कितना हुआ सर 2, x1 कितना, यस सर ये होगा x1 y1 z1 और ये होगा x2 y2 z2। तो बेटे 2 इंटू 0 प्लस m2 कितना है सर 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, सो इट कम्स आउट टू बी 8/6। 8/6 से यानी कि इट कम्स आउट टू बी 4/3। क्लियर है प्यारे बच्चों। जब आप YCM निकालेंगे तो m1 के साथ भी 0 और m2 के साथ भी कितना 0 अपॉन m1 प्लस m2 से ये भी कितना जाएगा 0 और z से भी क्या जाएगा 0। क्लियर है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे 4/3 0, यानी कि केवल x एक्सिस होगी। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर लाई करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है। आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों तीन पार्टिकल, इसका मास m, इसका मास 2m, इसका मास 3m
और ये साइड क्या है, एल साइड की इस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो मुझसे क्या पूछा, मुझसे पूछा है कैलकुलेट COM ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं प्यारे बच्चों। साइड्स इक्वल है तो ये एंगल कितने डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0। प्यारे बच्चों इसके कोऑर्डिनेट होंगे L 0 0। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये y और ये x, ये L हुआ तो क्या ये L sin 60 यानी कि L √3/2। और इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए L cos 60 यानी कि L/2। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे L/2 L √3/2, 0। क्या क्लियर है? तो इसका मतलब L/2 ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए। बस अब तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों। आइए लिखता हूँ LCM XCM। सर m into 0 m1 x1 यस, 2m into L यस सर, प्लस 3m into L/2 और डिवाइडेड बाई m प्लस 2m प्लस 2। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? ये टर्म आ गई 0, ये मेरे पास आ गया 2ml, ये मेरे पास आ गया है यहाँ से 3/2 ml और डिवाइडेड बाई ये मेरे पास आ गया प्यारे बच्चों कितना, 6m। क्लियर है? तो ये मेरे पास आ जाएगा सर 4 + 3 यानी कि 7ml by 12 छम okay, 7 by 12 is the x coordinate। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके y coordinate की। So that y coordinate, that YCM is equals to yes again m into 0 plus 2m into 0 क्योंकि ये y2 है, ये है आपका x2, ये है z2, ये है x1 y1 z1, ये है मेरे पास x3 y3 और z3। फिर और 3m into L √3/2 और डिवाइडेड बाई, ये बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं, सेम ही रहेगी यानी कि 6m टर्म आ जाएगी। सो इट कम्स आउट टू बी प्यारे बच्चों 3√3/12। क्लियर है? इस m से ये m छम हो गए तो दिस कम्स आउट टू बी 3√3 ओके बाय 12। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये y कोऑर्डिनेट हुआ तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ होगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे प्यारे बच्चों 7L/2 तो x में और y में होगा 3√3 L/12। क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ साइड L ओके, आपसे कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। दिस मास इज m, दिस इज 2m, दिस इज 3m एंड दिस इज 4m। यस, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट 0 0 0। साइड कितनी है? L स्क्वायर है तो क्या L 0 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे जब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये होगा मेरे पास 0L 0। क्लियर है? मुझसे कह रहा है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चों XCM इज इक्वल्स टू यस m into 0 प्लस 2m into L प्लस 3m into L और प्लस 4m into 0 और डिवाइडेड। ये तो एक ही बार अपने को लिखना है तो मास ऑलरेडी ऐड कर लीजिए। m 2m 3m 6m और 4m कितना जाएगा 10m। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो XCM होगा दिस इज व्हाट, दिस इज 5ml डिवाइडेड बाय 10 फंक्शन हो जाएगा 5m/10 से 2। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों कैलकुलेट करते हैं YCM। क्या चीज? YCM। तो YCM कैलकुलेट करने के लिए अगेन m into y1 फिर 2m into y2 ओके, फिर 3m into L plus 4m into डिवाइडेड बाई, ये जोड़ना मतलब जाना m आएगा। यहाँ से मेरे पास that YCM is equals to ये आ जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास 7ml/10 यानी कि 7ml। क्लियर है? और प्यारे बच्चों यहाँ से that ZCM is equals to 0। So the answer is that XCM, YCM, ZCM से this answer is L/2, 7 L/10, 0।
These will be the coordinates of center of mass. और जब आप इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप r को कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? सर इसको लिख सकता हूँ L/2 I cap plus 7L/10 J cap. क्लियर है? और ये तो इसकी पोजीशन होगी प्यारे बच्चों, कितनी? सर L/2 7L/10. तो अगर आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछ ली तो इसका मॉड निकाल लीजिए, यानी कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, दैट मोड ऑफ r इज इक्वल्स टू, यस प्यारे बच्चों, L/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 7L/10 का होल स्क्वायर. क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल. तो प्यारे बच्चों कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास किसका? इस सिस्टम का. सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं 0 0 0. क्या ये केवल एक्स एक्सिस है? यस सर. अगर मैं केवल एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा हूँ, क्यूब ऑफ साइड कितनी है? ए. तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 2 0 0. ये कौन सा एक्सिस है? वाई. केवल वाई पे जा रहा हूँ तो 0 A 0. ये केवल जेड एक्सिस है प्यारे बच्चों. तो जरा बताओ फटाफट से. सर केवल 0 0. क्लियर है? अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट कौन से वाले के? इस वाले के. इसके लिए पहले x में और फिर y में जाना होगा, यानी कि सर a 0. क्लियर है? फिर इसके बाद यहाँ जाना होगा तो इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ मैं y में और z में, यानी कि 0 a. एंड फाइनली द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज व्हाट? a. क्लियर है? और इसके लिखने हो तो सर ये मुझे x में और फिर z में जाना होगा, यानी कि a 0. इसके कोऑर्डिनेट हो गए. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो आरसीएम वेक्टर निकालते हैं पहले प्यारे बच्चों, एक्ससीएम निकालते हैं. एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले टोटल मास जरूर काउंट करें क्योंकि बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं होती. m m m m प्यारे बच्चों 4m, तो ये 2m 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 8m, यानी कि ये कितना आ गया? दिस इज 12m. तो YCM में भी यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 12m आ जाएगा. और प्यारे बच्चों ZCM में भी कितना आ जाएगा? यहाँ जाएगा 12m. क्लियर है? अब एक्सएम की वैल्यू लिख लेते हैं. सबसे पहले m इंटू 0, ओके, प्लस फिर यहाँ से सर m इंटू a, ओके, फिर क्या आएगा प्यारे बच्चों? m इंटू a, फिर मैं लिख सकता हूँ m इंटू 0. क्लियर है? अब बात करते हैं 2m वालों के लिए. तो 2m इंटू a, फिर इसके बाद लिख सकता हूँ यहाँ से 2m इंटू 0, और फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 2m इंटू 0, 2m इंटू 0, और एक और आएगा मेरे पास 2m इंटू. क्लियर है? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या है? इट कम्स आउट टू बी a/2. सिमिलरली YCM लिख सकता हूँ. सॉल्व करेंगे तो YCM में कितना आ जाएगा? a/2. सिमिलरली लिख सकता हूँ ZCM, और ZCM मेरे पास आ जाएगा क्या है बच्चों? 2a/3. तो डरना नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है. तो ZCM मेरे पास कितना आ गया? 2a/3 आ गया. तो द आंसर इज a/2 2a/3. क्लियर है प्यारे बच्चों? आईजे के फॉर्म में मैं इसको आराम से क्या कर सकता हूँ? एक्सप्रेस कर सकता हूँ. आइए करते हैं अगला सवाल. प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले. मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें. और प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें. ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. तो प्यारे बच्चों अगला सवाल आपके सामने आ रहा है. ये 4 kg का और ये 2 kg का पार्टिकल, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 5 मीटर. आपसे क्या है? कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. तो सबसे पहला क्या हम फिर वही वाली बात 2 kg के लिए कोऑर्डिनेट का लिख सकते हैं सर 0,0. प्यारे बच्चों ये 37 डिग्री है, कई बार बताया जा चुका है. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. ये 37 है, तो ये 3, तो ये क्या होगा? 4 होगा. तो ये इसका मतलब 3, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 मीटर. तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज व्हाट? सो दिस इज 4,3. ये आखिरी फंडामेंटल सवाल है. इसके बाद चैलेंजेस के लिए तैयार है. बहुत हो गया वार्म अप. तो क्या प्यारे बच्चों शुरू करते हैं. सबसे पहले मुझे लिखना है एक्सियम. दैट एक्सियम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, दैट इज सर 2 into 0 plus 4 into 4
डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों 2 प्लस 4, यानी कि दिस कम्स आउट टू बी 16/6, यानी कि दिस इज 8/3। क्लियर है? अब बात करते हैं प्यारे बच्चों YCM की। YCM निकालने के लिए अगेन 2 into 0 plus 4 into 3 divided by 2 plus 4, यानी कि 12/6, it comes out to be 2, यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, और ऑब्वियस है जेड सेंटर पे आ जाएगा 0, तो जो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आएंगे प्यारे बच्चों वो आ रहे हैं 8/3, 2। सर ये क्वेश्चन तो पहले भी आपने कराया था, फिर इसमें नई बात क्या है? प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप इस लाइन की इक्वेशन जब लिखेंगे तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, यदि इसे स्ट्रेट लाइन माने तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी प्यारे बच्चों ऑरिजिन से पास होगी, दैट y इज इक्वल्स टू mx, इसका थीटा कितने डिग्री है 37, तो इसका tan थीटा tan 37, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू tan 37 into x, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3/4 into x। क्लियर है? अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x को क्या पुट कर दूं 8/3, तो क्या 3/4 into, जादू देखिए ये वो कितना आ गया 2, क्या y की वैल्यू 2 आ गई? यस सर। इसका मतलब प्यारे बच्चों मेरे कहने का ये मतलब है कि ये पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मतलब 2 आ रहा है ना, और y ऑलरेडी कितना है 2, ऐसे मत समझिए, इसको और बेहतर तरीके से समझ लें। तो प्यारे बच्चों लाइन की जो इक्वेशन है, वो लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई? लाइन की इक्वेशन आ गई सर y इज इक्वल्स टू 3/4x। अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू रख देता हूँ तो, और x की वैल्यू क्या रख देता हूँ 8/3। वाह, तो क्या छम्मा, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों पॉइंट्स क्या लाइन की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? डरिए नहीं, आसान सी बात है। यस सर। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसी लाइन पर लाई करता है, यानी कि प्यारे बच्चों इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा? इसी लाइन पर लाई करेगा, यानी कि जो पॉइंट 8/3 को होंगे वो कहाँ होंगे? लाइन पर होंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास होता है ये इट ऑलवेज लाइज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू पार्टिकल्स, यानी कि अगर एक यहाँ है एक यहाँ है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा इधर हो अलग बात है, लेकिन हमेशा कहाँ लाई करता है? ये हमेशा इस लाइन जॉइनिंग पर क्या करता है? लाई करता है। तो मान लीजिए आपसे कहा यार एक कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स है, क्या वो कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं? तो उनको क्या कीजिए, लाइन की इक्वेशन में रख दीजिए। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब वो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कराता हूं। तो प्यारे बच्चों पहला रिजल्ट ध्यान दीजिए, दोनों इक्वल मासेस हैं, यानी कि अगर m और m क्या होंगे? बराबर होंगे, तो और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? m। तो मैंने माना कि इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा। अगर ये डिस्टेंस कितनी है x1, तो ये डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों x2, तो क्या x1 कितना होगा? सर दिस x1 इज इक्वल्स टू इसका मास, यानी कि टोटल लेंथ अपॉन क्या प्यारे बच्चों 23 कितना जाएगा L/2, तो x2 इसका मास L/2 m से कितना जाएगा L/2। वाओ, L/2 मतलब इसका आधा, यानी कि इक्वल मासेस के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो कहाँ लाई करता है? क्या वो मिड पॉइंट पर लाई करता है? पहला रिजल्ट। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ इसका मास 12 और इसका मास कितना हुआ m, और ये हुआ सेंटर ऑफ मास, इनके बीच का सेपरेशन कितना हुआ 12, ये x1 और ये क्या हुआ x2, तो क्या दिस x1 इज इक्वल्स टू सर m into l क्या डिवाइडेड बाय 3, यानी कि कितना है L/3। तो प्यारे बच्चों x2 कितना हुआ? सर ये मास इसका 2m/l, यानी कि कितना है सर 2m/3, यानी कि सर दूसरी बात भी सही होगी क्या कि जो हैवियर वाला है और प्यारे बच्चों जो लाइटर वाला है, इस हैवियर और लाइटर वाले में जो x1 होगा वो कितना हो जाएगा? सर ये तो L/3 और ये कितना 2l/3। तो कौन लालची है? सेंटर ऑफ मास लालची है। अगर हैवियर मास होता है तो इधर की तरफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? शिफ्ट हो जाता है। और एक और प्रॉपर्टी मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर ये x1 है और ये क्या है x2, और मुझे अगर सेंटर ऑफ मास पता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सर मैं लिख सकता हूँ यहाँ से दिस इज 2m एंड दिस इज m, सो सर दिस 2m x1 इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों
n/2x2। क्या क्लियर है? तो ये मेरे पास एक रिलेशन है जो मेरे बहुत काम आने वाली है। आइए करते हैं प्यारे बच्चों उसके ऊपर सवाल। अब देखिए इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्या दोनों इक्वल मासेस हैं? यस सर। तो क्या प्यारे बच्चों दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या इसके मिड पॉइंट पर होगा? यस सर। तो यानी कि ये C1 आ गया, ओके, और ये बेसिकली L साइड का स्क्वायर है। इसी तरह से प्यारे बच्चों इन दोनों 2m का सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ आ गया? यस सर। क्या C2 आ गया, और प्यारे बच्चों 2m का सेंटर ऑफ मास क्या 4m आ जाएगा, जो कि इसके मिड पॉइंट पर होगा। ये लेंथ L है, तो ये लेंथ कितनी होगी? L/2। ये भी कितना है? L/2 का आंसर कितना है? L/2 फॉर्मा L/2। क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। सर आप तो फिजिक्स वाले हो, आप बेंजीन कब से पढ़ा रहे हो? बेंजीन नहीं पढ़ा रहा, जुगाड़ बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों को ये ए साइड का एक रेगुलर हेक्सागन हो, ए साइड का एक ये रेगुलर हेक्सागन हो, तो जरा सोचिए m m m m m m मुझसे कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास क्या कीजिए? कैलकुलेट। सबसे पहला क्या प्यारे बच्चों m m का यहाँ 2m होगा? यस सर। क्या प्यारे बच्चों m m का यहाँ 2m होगा? यस सर। क्या प्यारे बच्चों इन m m का क्या यहाँ कहीं 2m होगा? यस सर। क्या इन 2m का भी यहाँ 4m होगा? तो इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा क्या वो इसके इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा? यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। और देखते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें 2 kg की बॉडी और एक 4 kg की बॉडी। कह रहा है यार कि 2 kg वाले को 4 मीटर हमने लेफ्ट की तरफ खींचना है। 2 kg शिफ्टेड बाय 4 मीटर towards left, okay, then by what distance 4 kg should shift so that the center of mass does not shift। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, सेंटर ऑफ मास की 2 kg से डिस्टेंस x1 और 4 kg से कितनी क्या रहेगा? x2। तो जब शिफ्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में इक्वेशन क्या होगी? सर 2x1 is equals to 4x2। अभी तो पढ़ा है 2 पार्टिकल सिस्टम की। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ, यानी सेंटर ऑफ मास को वही रहना है। अब आप देख रहे हो ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, जबकि ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो ये सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं पर है। ये x1 है प्यारे बच्चों, ये कितना है? 4। इधर ये है x2 और ये कितना है? x। इसका वेट 4 kg और ये कितना है प्यारे बच्चों? 2 kg। तो फिर इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? सर 2 × 4 + x1 is equals to 4 × x2 + x। क्लियर है? तो यहाँ से प्यारे बच्चों 8 + 2x1 is equals to 4x2 + 4x। ये छम्मा इस वाली इक्वेशन से, तो क्या 8 is equals to प्यारे बच्चों कितना है? 4x। यानी कि x कितना जाएगा? दिस x कैंसिल 2 मीटर, यानी कि इसको 2 मीटर शिफ्ट करना होगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहे। अब प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं, मजा आएगा। If 2 kg shifted 4 meter towards left, okay, then by what distance 4 kg should shift such that the center of mass shifts by ½ meter towards the left। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से कितना खिसक जाए? ½ मीटर लेफ्ट खिसक जाए, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन आ जाएगी। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? x की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहली सिचुएशन में जो ओल्ड सेंटर ऑफ मास था, तो इक्वेशन कैसे लिख सकता था? सर मैं उस समय इक्वेशन लिखता था ये 2 kg, प्यारे बच्चों ये 4 kg, ये सेंटर ऑफ मास C1, ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस x2 से सर मैं लिख सकता हूँ 2x1 = 4x2। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब मैंने कहा कि यार सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ कितना? ½ मीटर, ये नई सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। ओके, अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब सर ये हुआ इसके हाफ इधर खिसकने से ये जो डिस्टेंस है क्या ये x1 - ½ हो गई? वाह, यानी कि इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है कितने वाला? 2 kg वाला, अब कितने डिस्टेंस पर? 4 + x1 - ½ पर पहुंच गया। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। और ये वाला कहां पहुंच गया प्यारे बच्चों?
ये वाला जो पार्टिकल है ये पहुंच गया x2 प्लस x प्लस हाफ। यस, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 अब क्या फर्क पड़ता है, सेंटर ऑफ मास तो ये, तो मास मोमेंट लिख सकता हूं क्या 2 इंटू क्या 4 प्लस x1 माइनस हाफ मस्ट बी इक्वल्स टू क्या प्यारे बच्चों 4 इंटू x2 प्लस x प्लस हाफ कर दूंगा। यस सर, क्या प्यारे बच्चों 8 प्लस 2x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 4x प्लस 2 आ जाएगा। ये छम्मा छम्मा कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दैट 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, दिस इज इक्वल्स टू 4x, उधर चला जाएगा तो प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर चर्चा कर रहे हैं फॉर सिमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास सिमेट्रिकल होते हैं, ओके, इन सिमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट्स का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ मास ही होता है। क्या, यानी कि जो भी सिमेट्रिकल शेप्स का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। जैसे प्यारे बच्चों रॉड का देखिए, रॉड में ध्यान दीजिए यूनिफॉर्म रॉड होना चाहिए। कैसा रॉड होना चाहिए, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके मिड पॉइंट पर होता है। प्यारे बच्चों रिंग या डिस्क, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी की कोई रिंग या डिस्क हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके सेंटर पर ही लाई करता है। प्यारे बच्चों अगर कोई स्क्वायर प्लेट है तो स्क्वायर प्लेट में जो उसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओके, यानी कि अगर a/a साइड का कोई स्क्वायर है तो ये उसका सेंटर ऑफ मास होगा। प्यारे बच्चों लेकिन अगर यहाँ पर कोई स्क्वायर की जगह कोई रेक्टेंगल शेप ऑब्जेक्ट है तो रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ यहाँ होगा, a/2 और b/2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर ये कोई ट्रायंगुलर प्लेट है तो इसका जो इसकी जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है प्यारे बच्चों वही क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है। और मैं आपको बता दूं ये इसको 2:1 में क्या करती है, डिवाइड करती है। कैसे करती है, 2:1 में इसको डिवाइड करती है। आगे जाकर इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे भी। प्यारे बच्चों ये दो रॉड्स हैं, कनेक्टेड है आपस में। अगर एक रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, अगर दूसरी रॉड है तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर होगा। मास m लेंथ m, तो क्या इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर इसके भी आधे पर होगा, यानी कि इसका मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है m, तो ये लेंथ कितनी है l/2, तो ये लेंथ कितनी है l/4। इसका मतलब P पॉइंट से सेंटर ऑफ मास क्या होगा, l/4 पर होगा। और मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ प्यारे बच्चों, अगर ये एक रॉड है तो इसके सेंटर ऑफ मास पर बॉडी के फोर्स लगाने पर बॉडी केवल ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, रोटेट नहीं करते। यानी कि अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी केवल और केवल क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही क्या करेगी प्यारे बच्चों, मूव करेगी। यानी कि इट विल परफॉर्म ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। यानी कि जब जब आप किसी बॉडी की कहाँ पर फोर्स लगाते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी केवल क्या परफॉर्म करती है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करती है। तो बड़ा प्यारा सा पॉइंट है। अगर आप इस रॉड के इस वाले पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं रॉड घूम जाएगी, इस वाले पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो भी रॉड घूम जाएगी। लेकिन अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाने पर ये केवल और केवल कैसा मोशन परफॉर्म करती है, ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करती है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ कंपोजिट सिस्टम लेंगे और कंपोजिट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्यारे बच्चों कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम लोगों को याद होने चाहिए। क्रैश कोर्स है इसलिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं, हम लोग करेंगे, लेकिन हमें इसके रिजल्ट सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, एक यूनिफॉर्म रॉड, कैसी रॉड, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, l/2 पर होता है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद ये आप देख रहे हैं सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है प्यारे बच्चों, 2r/π पर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखें। यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 2r/π, जबकि इसकी रेडियस कितनी है r। यह है सेमी सर्कुलर डिस्क। क्या है, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा प्यारे बच्चों वो होगा 4r/3π पर। कितने पर, 4r/3π पर। याद रखें प्यारे बच्चों सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से होता है h/4 पर, जबकि ट्रायंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होगा h/3 पर बेस से। क्लियर है। ये आपके पास होलो हेमिस्फीयर, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है प्यारे बच्चों वो होता है r/2 पर, जबकि सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8 पर। क्लियर है। और अगर ये होलो कोन है तो होलो कोन का रिजल्ट वही होगा
जो कि प्लेट का होता है, और इसका सेंटर ऑफ मास होता है कहां पर, h/3 पर। तो प्यारे बच्चों रिजल्ट्स याद रखें, बाकी धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा तो आपके रिजल्ट्स और बेहतर तरीके से याद करा दूंगा। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा कुछ चीजों को, बेसिक चीजों को समझने के लिए डेंसिटी वाले एक फैक्टर के ऊपर। तो प्यारे बच्चों डेंसिटी बेसिकली वैसे तो आपने पढ़ा था बचपन में मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मास अपॉन वॉल्यूम आपने तब पढ़ा होगा जब आपने क्वेश्चन किए होंगे मेंसुरेशन के, जिसके अंदर वॉल्यूम किसी बकेट के अंदर कितना ऑयल आता है, किसी टेंट के अंदर कितने एयर आते हैं, यानी कि जहां जहां वॉल्यूम वाले क्वेश्चन थे बेसिकली। लेकिन अब जब हम लोग यहाँ डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी में प्यारे बच्चों 3 तरह से डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। कितने तरह से? 3 तरह से। डिपेंड करता है बॉडी कितने डायमेंशन में है। जैसे मान लीजिए वायर है, तो वायर के पास केवल क्या होगी प्यारे बच्चों, लेंथ होगी, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं लीनियर डेंसिटी। कैसी डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। और ये कैसे डिफाइन करते हैं? मान लीजिए रॉड की लेंथ कितनी है L और मास कितना है M, तो डेंसिटी होगी लैम्डा इज इक्वल टू M/L। अब जैसे वायर है जिसकी सेमी सर्कुलर रिंग बन रही है, तो ऐसे सोचो तो मास तो केवल यहीं पर लेंथ के अलोंग है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी प्यारे बच्चों का? रेडियस r है सर, इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ होगी पाई r। ओके, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी लैम्डा? सर ये होगी M/πr। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो जितनी भी वायर टाइप ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कौन सी डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी, एंड इट इज डिफाइंड बाय लैम्डा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है, मैं बात कर रहा हूं किसी डिस्क की, किसी सरफेस की, केवल सरफेस जिसकी कोई थिकनेस नहीं है। केवल क्या है? सरफेस, कोई थिकनेस नहीं है। एक्चुअल में इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी थिकनेस नेग्लेक्सिबल है तभी उस डायमेंशन को अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या है? एक सरफेस है। अब मुझे सरफेस है तो सिग्मा को बोलते हैं प्यारे बच्चों सरफेस डेंसिटी। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो जैसे को सरफेस देखेंगे तो इट इज डिफाइंड एज मास अपॉन एरिया। मास अपॉन एरिया, तो जैसे इसका मास कितना प्यारे बच्चों? m, लेकिन इसका एरिया कितना होगा? सर इसका एरिया होगा πr²/2, तो इसका जो सिग्मा होगा वो m/πr²/2 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आप देख रहे हैं एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट की साइड कितनी होगी? AA। तो अगर इसका मास कितना है प्यारे बच्चों? m, तो प्लेट है तो सिग्मा डिफाइन करेंगे और मास होगा m/a², से इसकी डेंसिटी आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जिनका वॉल्यूम है। जैसे मैं बात कर रहा हूं सॉलिड स्फीयर की। किसकी? सॉलिड स्फीयर की। तो जो सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम कंटेन करता है, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं रो। इस रो को बोलते हैं प्यारे बच्चों वॉल्यूम डेंसिटी, और इट इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मास कितना है? सर इसका मास है m। वॉल्यूम कितना हुआ? 4/3πr³। तो इसकी डेंसिटी कितनी आ गई प्यारे बच्चों? रो। इस तरह से ये सॉलिड कौन है? अब सॉलिड कौन है तो इसका मतलब क्या होगा? सर सॉलिड कौन है इसका मतलब रो होगा, वॉल्यूम डेंसिटी होगी, वॉल्यूम डेंसिटी होगी तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें अगर अलग अलग बॉडी की डेंसिटी निकालनी आती है तो आप सभी जानते हैं कि अगर मेरे पास डेंसिटी है, यानी कि अगर मुझे पता है कि यार लैम्डा है, तो क्या मैं मास निकाल सकता हूँ? यस सर, लैम्डा इंटू पाई r, यानी कि लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास आ जाएगा। प्यारे बच्चों सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास आ जाएगा, और प्यारे बच्चों रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे डेंसिटी जो कि मेटेरियल की प्रॉपर्टी दी है तो मैं सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बॉडी के वॉल्यूम से, तो मास आ जाएगा। सिग्मा को एरिया से, और प्यारे बच्चों लैम्डा को किससे? लेंथ से। तो लैम्डा को क्या पसंद है? सर लैम्डा को लेंथ पसंद है। प्यारे बच्चों सिग्मा को एरिया पसंद है, और रो को क्या पसंद है? वॉल्यूम पसंद है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं? डेंसिटी के बारे में अंदाजा लगा सकता हूं। आइए देखते हैं कैसे ये कंसेप्ट हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये कंपोजिट सिस्टम का मतलब होता है 2 बॉडीज का एक सिस्टम बना हुआ है। यह है प्यारे बच्चों सर्कुलर प्लेट। प्लेट मतलब सरफेस, सरफेस मतलब
सरफेस मतलब सिग्मा, और सिग्मा क्या है प्यारे बच्चों, सिग्मा है मास अपॉन एरिया। एरिया कितना, इसकी रेडियस कितनी हो गई a, तो यानी कि इसका जो मास होगा, सपोज मास ऑफ द प्लेट कहूं तो क्या मास ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट इज व्हाट प्यारे बच्चों, इसके मास को m1 कहूं, इसके मास को क्या कहूं m2। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां कहा गया है दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल तो मतलब सिग्मा क्या होगा, सेम डेंसिटी सिग्मा, क्योंकि ये भी प्लेट है और ये भी क्या है प्लेट। प्लेट मतलब 2D, 2D मतलब एरिया, एरिया मतलब सिग्मा, तो इन दोनों का सिग्मा क्या होगा, सेम। तो दैट सिग्मा माने इसका मास m1 और इसका मास कितना क्या होगा m2, तो सिग्मा क्या होगा सर m1 अपॉन पाई a स्क्वायर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों m1 आ जाए सिग्मा पाई a का स्क्वायर। क्लियर है। अब इस वाली प्लेट की बात करते हैं सर, इसका होगा सिग्मा इज इक्वल्स टू m2 अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो दैट m2 इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू 4a का स्क्वायर। वाओ, ये m1 और ये क्या आ गया m2। प्यारे बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। क्वेश्चन में इसको ओरिजिन कहा गया है, ये a होगा तो ये भी a होगा, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 2a। तो इसका मतलब सर अब ये मेरे पास 2 पार्टिकल सिस्टम बन चुका है, और 2 पार्टिकल सिस्टम में ये C1 है, ये क्या है प्यारे बच्चों C2, इसके कोऑर्डिनेट क्या है सर 0 0, इसके कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों 2a, 0। तो क्या मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, यस सर। सो दैट सेंटर ऑफ मास दैट एक्सियम इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों m1 यानी कि m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आ गई यहाँ से सिग्मा पाई a स्क्वायर, ओके। x1 कितना 0, m2 क्या लिख सकता हूँ सिग्मा 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दोनों का सम कर दूं तो क्या सिग्मा पाई a स्क्वायर प्लस सिग्मा 4a का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों। और सिग्मा यहाँ से छम्मा छम्मा हो गए, ये वाली टर्म क्या हो गई 0, तो मेरे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन पाई a स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, एंड आई गेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ओके, जिसमें एक स्क्वायर प्लेट है और साथ में एक सेमी सर्कुलर प्लेट है। प्लेट मतलब इसका विचार आता है प्यारे बच्चों सिग्मा का, और सेम मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, सेम मटेरियल होता है तो डेंसिटी मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए दोनों के सिग्मा क्या होगा सेम। क्लियर है। इससे मुझे हेल्प मिलेगी इनके मासेस कैलकुलेट करने में। तो प्यारे बच्चों इसका मास कितना होगा सर सिग्मा इंटू क्या 2a का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसका मास m2 में डाल सकता हूँ, यस सर सिग्मा, ये 2a है, क्या है ये 2a, तो इसका आधा स्क्वायर प्लेट है तो ये a होगा, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितनी हो जाएगी a। जब इसकी रेडियस हो जाएगी a तो इसका एरिया हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई a का स्क्वायर। क्या क्लियर है, पाई a स्क्वायर बाई 2 क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क है। क्लियर। तो m1 आ गया प्यारे बच्चों और साथ में क्या आ गया m2। अब मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास, आसान सा सवाल है। तो एक काम करते हैं सर, ये जो डिस्टेंस है ना, ये प्यारे बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 4r/3π पर होता है। टेंशन मत लेना, याद करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि अपने आप याद हो जाएगा। यह है सेमी सर्कुलर डिस्क। क्लियर है। तो सर इसका मतलब इसकी रेडियस ये रही, तो ये जो सेपरेशन है क्या प्यारे बच्चों ये 4a/3π है, यस सर। और क्या ये डिस्टेंस कितना है सर, ये है a। दीज आर द 2 पार्टिकल सिस्टम, इसको C1 कहूँ, उसको C2 कहूँ, तो ये C1, ये कितना होगा C2। C1 के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0 0, C2 का कोऑर्डिनेट कितना प्यारे बच्चों a प्लस 4a/3π, 0। वाह जी वाह। ये क्या है x1 y1 x2 y2, तो खत्म हो गए। तो मुझे क्या निकालना है एक्सियम, सो दैट एक्सियम इज इक्वल्स टू, अच्छा प्यारे बच्चों कमाल की बात है, सिग्मा तो एक्चुअली में कैंसिल ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ लिखोगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 सेम मटेरियल से, तो क्या लिखोगे यहाँ लिखोगे सिग्मा a1 x1 प्लस सिग्मा
A2H2, फिर यहाँ क्या लिखोगे सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2, तो सिग्मा सिग्मा होगा छम्मा छम्मा, तो आप डायरेक्ट A1X1 प्लस A2X2 अपॉन A1 प्लस A2 का यूज कर सकते हैं। क्या क्लियर है? तो ये ज्यादा बेहतर है, सिग्मा की भी जरूरत नहीं होगी। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ दिस एक्सियम इज इक्वल्स टू, मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड की तरफ जरा ध्यान से देखें, एक्सियम इज इक्वल्स टू, यहां से आगे A1X1, A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास सर, A1 जो मेरे पास था वो था 2a का स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर इंटू 0, क्लियर। फिर मैं A2 को लिख सकता हूं, ये रहा मेरे पास A2, दैट इज पाई a स्क्वायर बाई 2, ओके। और ये डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट हो गया कितना, a प्लस 4a बाई 3 पाई, क्लियर है। और डिवाइडेड बाई यस 2a का होल स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 2। तो होप सो क्या सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकता हूं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और ये है एक सॉलिड कोन, क्लियर है। और आपसे कह रहा है जो डेंसिटी है ना स्फीयर के मटेरियल की, ओके, वो कोन का जो भी मटेरियल है उसके कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स। यानी कि अगर मान लीजिए इसकी डेंसिटी रो है, तो प्यारे बच्चों इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी है 12 रो, क्लियर हो गई बात। तो अब आपसे कह रहा है यार इसका सेंटर ऑफ मास तो ऑब्वियस है यहाँ होगा, प्यारे बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा सॉलिड कोन का कहीं यहाँ होगा। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि यार जो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो ओस एक्चुअल में कितने डिस्टेंस पर होगा, क्लियर है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टॉय फ्रॉम ओ। तो इसको भी टू पार्टिकल सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ओ से पूछ रहा है तो इसका मतलब ओ को ओरिजिन कंसीडर करते हैं, 0 0 0। ये प्यारे बच्चों सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है सर, सॉलिड कोन का होता है h/4, कहां पर h/4 पर, जहां h क्या है इसकी हाइट, यहाँ पे हाइट कितनी है 4r, तो 4r का बाई 4 यानी कि सर ये r है। क्या बेटे इसको C1 को, यस सर। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा प्यारे बच्चों, ये 4r है, ये 2r है, तो ये r होगा, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा C2 वो होगा प्यारे बच्चों 0,5r, क्लियर है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,r। बस C1 आ गया, C2 आ गया। अगर इनके मासेस पता लग जाए तो मेरा काम चल जाए। आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं मास ऑफ द स्फीयर, सो दैट मास ऑफ द स्फीयर इज डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम होगा प्यारे बच्चों 4/3 इंटू पाई इंटू 2r का होल क्यूब, क्लियर है। मास ऑफ द कोन निकालते हैं, सो दैट मास ऑफ द कोन इज व्हाट सर, इसकी डेंसिटी होगी कितने टाइम्स, यानी कि माफी चाहूंगा प्यारे बच्चों ये 12 रो है ना, क्योंकि 12 गुना है। अब इसकी डेंसिटी कितनी है रो, और इसका वॉल्यूम कितना होगा सर 1/3 पाई। ये टोटल कितना गिवन है मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये टोटल मुझे ये वाली वैल्यू एक्चुअल में कितनी गिवन है 2r, रेडियस कितनी होगी 2r, तो रो इंटू 1/3, हाइट कितनी प्यारे बच्चों पाई r स्क्वायर h, यानी कि 2r का होल स्क्वायर। और h कितना कहूं सर, h मैं कहूंगा यहां से 4r, क्या क्लियर है। बस बात खत्म। M1 आ गया, M2 आ गया। मुझसे क्या पूछ रहा है, यहां से सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो इसका मतलब सर दैट YCM इज इक्वल्स टू M1/1 प्लस M2/2 अपॉन प्यारे बच्चों M1 प्लस M2। तो यहाँ से जो YCM होगा, M1 की वैल्यू उठा के रख ही सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है ना। 12 रो इंटू 4/3 पाई क्या r³ इंटू r, और प्लस M2 की वैल्यू यहां से मेरे पास आ जाएगी ये वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाई 5r और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इनमें कुछ नहीं करना होता कंपोजिट मास सिस्टम्स में, सबसे पहले मासेस निकालिए और इसको 2 पार्टिकल की तरह क्या कर दीजिए, ट्रीट करने से हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आइए करते हैं अगला सवाल। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, फिर ये भी एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ओके। एक रॉड, थिन रॉड, जैसे मैंने क्या सुना रॉड, रॉड मतलब मेरे दिमाग में क्या है प्यारे बच्चों, लैम्डा है,
क्योंकि रॉड का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो जब भी कभी मास निकालना हो तो लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो पर्टिकुलर पार्ट का मास आ जाता है। अब आपसे कह रहा है ये सेंटर है इसका, अच्छा ये पूरा कितना है 2r। अच्छा प्यारे बच्चों ये तो इसका मतलब ये लेंथ भी कितनी होगी r, ये लेंथ भी कितनी होगी r। क्लियर है? तो यार और ये कितना हुआ 2r। अब आपसे कह रहा है यार ये यूनिफॉर्म रॉड इज बैंड इन दिस सर्कुलर लूप, तो आपसे कह रहा है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारे शेप्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उन फिगर्स को देखूंगा, चेक करूंगा। जैसे मुझे एक ये दिख रहा है सबसे पहले ये वाला, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा प्यारे बच्चों, इसका अच्छा इसको कह रहा है क्वेश्चन में, इसको ऑरिजिन ट्रीट कीजिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसको C1 कहूँ प्यारे बच्चों। इसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, यस सर, इसे C2 कहूँ। इसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा रॉड का मिड पॉइंट पर, इसे C3 कहूँ। और इसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा प्यारे बच्चों, इसे क्या कहूँ, C4 कहूँ। क्लियर? तो चूंकि मुझसे केवल y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो मैं जानता हूँ YCM इज इक्वल्स टू M1y1 plus M2y2 plus M3y3 plus M4y4 अपॉन M1 plus M2 plus M3 plus M4। क्लियर है? अब यार बच्चों मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट्स। पहले तो M1 M2 M3 निकालते हैं। इसका जो मास होगा क्या, इसका मास होगा M1 लैम्डा इंटू प्यारे बच्चों पाई r। क्या क्लियर है? यस सर। प्यारे बच्चों इसका जो मास होगा M2 दैट इज लैम्डा इंटू r। इसका जो मास होगा दिस इज अगेन लैम्डा इंटू r। और प्यारे बच्चों इसका जो मास होगा दैट M4 इज लैम्डा इंटू पाई इंटू 2r। क्या क्लियर है? अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 0,2r बाई पाई। क्लियर है? इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, माइनस यहाँ रेडियस कितनी है इतने, तो 2 इंटू 2r बाई पाई। प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। क्लियर हो गई बात? और इसके कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों ये r है, ये r है, ये इसका r/2 होगा। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3r/2, 0। r ये r/2 ये। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3r/2, 0। तो इस तरह से मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। मुझे तो केवल क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट निकालने में इसका y कोऑर्डिनेट 0, खेल खत्म। इसका y कोऑर्डिनेट 0, खेल खत्म। तो यानी कि ये खत्म और साथ ही साथ प्यारे बच्चों ये खत्म। तो बचा मेरे पास ये वाला और ये वाला। तो YCM क्या करना होगा, कैलकुलेट। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा लैम्डा पाई r y1 इंटू 2r बाई पाई प्लस, फिर बात करते हैं इसकी, दैट इज लैम्डा इंटू पाई इंटू 2r और प्यारे बच्चों -4r अपॉन पाई। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 कितना है सर? m1 है मेरे पास लैम्डा पाई r। प्यारे बच्चों m2 मेरे पास है लैम्डा r प्लस लैम्डा r और प्लस लैम्डा इंटू 2 पाई r, यानी कि पाई इंटू 2। तो प्यारे बच्चों मुझे लग रहा है सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मेरे पास YCM की वैल्यू आ जाएगी -6r अपॉन 3 पाई प्लस 2। क्या क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। यार बच्चों वो क्वेश्चन से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इट इज कैविटी प्रॉब्लम्स। आपसे कह रहा है यार कि ये एक डिस्क है, क्या है प्यारे बच्चों? डिस्क जिसकी रेडियस कितनी है 4r। और आपसे कह रहा है इसमें से एक छोटे से सेक्शन को क्या किया गया, रिमूव किया गया, जिसकी रेडियस कितनी है r। तो आपसे पूछ रहा है यार पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए।
तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का बहुत बढ़िया सा तरीका होता है। आपको क्या करना होगा, इसको दो भागों में आप ब्रेक करें। ये जो डिस्क यहाँ से आपने रिमूव की है, तो इसका मतलब यहाँ क्या बन गया, कैविटी। कैविटी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूँ, गड्ढा। तो जब यहाँ पर गड्ढा बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास डिस्क तो है ही नहीं, मेरे पास एक्चुअल में एक इस तरह का कुछ है। क्या क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास तो मुझे निकालना है, तो नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको फिल कर दूंगा और क्या बना दूंगा, एक डिस्क जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ। लेकिन ऐसे तो फिल नहीं करूंगा। जब मैं इसको मास से फिल कराऊं तो कहीं गड्ढा होगा, यानी कि कहीं निगेटिव मास होगा। तो इसका मतलब इतना ही मैं एक -m कंसिडर कर देता हूं। तो जरा सोचो, इस -m को यहां रखूंगा, फिर गड्ढा बन जाएगा। तो पहले पूरी डिस्क बनाओ, फिर डिस्क बनने के बाद जितने सेक्शन को आपने फिल किया है, जितने सेक्शन को आपने फिल किया है, उतने सेक्शन के बराबर एक -m का टुकड़ा ले लो। अच्छा, अब आपको मास निकालूंगा, बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत तो है नहीं। प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस कितनी है, 4r, तो इसका मास होगा, क्या ये प्लेट है, यस सर प्लेट है, तो क्या सिग्मा होगा। और सिग्मा के लिए मास निकालना बहुत आसान होता है, दैट सिग्मा इंटू पाई इंटू प्यारे बच्चों 4r का होल स्क्वायर। इससे आपके पास इसका पूरे का मास आ गया। अब इसका मास m2 निकालता हूं, दैट m2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई r का स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ कैसा साइन यूज करूंगा प्यारे बच्चों, माइनस साइन यूज करूंगा। ओके, अब देखो डिस्क का सेंटर यहीं पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, 0 0, और इस वाले सेक्शन का सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में है तो यहीं पर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे प्यारे बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 3r, 0। यहां से देखिए, ये वाला इसका कोऑर्डिनेट 3r, 0। तो ये बन गया 2 पार्टिकल सिस्टम, एक C1 और एक C2। ये आपके पास पूरी डिस्क और ये आपके पास एक -s की डिस्क। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCl। तो क्या m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों, m1 कितना है सर, m1 है सिग्मा पाई 4r का होल स्क्वायर, साथ में क्या लगा दीजिए, एक माइनस साइन, सिग्मा कैपिटल पाई r स्क्वायर, यस सर, इंटू x2 कितना है सर, 3r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि सिग्मा पाई 4r का होल स्क्वायर, और m2 को कहूँ माइनस सिग्मा पाई r का स्क्वायर। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन में सिग्मा पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 16r स्क्वायर माइनस, हाँ प्यारे बच्चों, यह आ जाएगा 3r स्क्वायर, 3r का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 0 है, माफी चाहूंगा, क्योंकि ये तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो उसका 0 है ना, तो ये वाला तो 0 हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 3r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है, 3r क्यूब अपॉन, और ये प्यारे बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा यहाँ से भी कट गया है, सिग्मा पाई, यानी कि 16r स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। क्या क्लियर है? तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -3r क्यूब अपॉन, यस इट वुड बी प्लस 15r स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या -3r बाई 15 होगा, कितना होगा, -3r बाई 15। यानी कि सर सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो यानी कि इधर से कितना चलने पर 3r बाई 15 पर अब इस सिस्टम का नया सेंटर ऑफ मास होगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? दोबारा समझिए, सबसे पहले कैविटी को फिल करके एक डिस्क बनाइए, इतना ही जितना डिस्क बनाइए उतना ही एक नेगेटिव मास इसके साथ एसोसिएट कर दीजिए, इसका मास निकाल लीजिए, इस पूरे का मास निकाल लीजिए, इसके मास को माइनस लिखें, बस इतना ध्यान रखा है। बाकी इसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना है, ओके, थिन प्लेट है, लेमिना है तो सब बच्चे जानते हैं डेंसिटी क्या यूज करेंगे, सिग्मा क्यूजी पर मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? और मुझसे पूछ रहा है इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए, और ये आपसे कहता है यार इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको 2 पार्टिकल सिस्टम की तरह ट्रीट करें। ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों, ये पूरा 2 है, तो क्या 1, और ये 1,1/2 आ जाएगा। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सर इसके कोऑर्डिनेट आएंगे हाफ
और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों ये 1 और ये हाफ, क्योंकि पूरा यानी कि 3/2। क्लियर है? अब ये बन गया है एक 2 पार्टिकल सिस्टम, ओके, जिसमें इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है 1,1/2 और एक इसके कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों 1/2, क्लियर? सो मेरे पास हो गए 2 मासेस, इसको M1 कहूँ और इसको क्या कहूँ M2 कहूँ। अब M1 M2 की वैल्यू निकालें फटाफट से। M1 मास निकालना बहुत आसान है, मास होता है प्यारे बच्चों डेंसिटी इनटू इट्स एरिया, तो इसका जो एरिया होगा ये 1 × 2 होगा, यानी कि इट वुड बी 2 सिग्मा, और जो मास होगा ऊपर वाली प्लेट का ये होगा सिग्मा इनटू इसका ये होगा प्यारे बच्चों 1/1, यानी कि इट कम्स टू दिस। क्लियर है? तो मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द लैमिना, यानी कि सर एक्सियम इज इक्वल्स टू M1 यानी कि 2 सिग्मा इनटू x1 यानी कि 1 प्लस M2 कितना प्यारे बच्चों सिग्मा इनटू x2 यानी कि 1/2, M1 प्लस M2 यानी कि 2 सिग्मा प्लस सिग्मा। क्लियर है? एक ही मेटेरियल था, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 5/6, और जब आप इसके लिए ICM कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आएगा, तो ये भी आ जाएगा 5/6। तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 5/6। क्लियर है? ओके, तो प्यारे बच्चों ये आपको एक डिस्क दिख रही है जिसकी रेडियस कितनी है 4r, और इसमें से कितनी कैविटी बनाई है 2। अब तो सीधा सा सिस्टम है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इनके मटेरियल सेम है तो इसकी डेंसिटी कितनी हो, डेंसिटी सिग्मा। वैसे प्यारे बच्चों सिग्मा वैसे भी कैंसिल हो जाता है, तो आप तो इस काम करें, इसको 3 पार्टिकल समझें, M1 M2 और ये M3, बल्कि डिस्क को M3 कहूँ, इसको M2 कहूँ और इसको M3 कहूँ। क्लियर है? तो सबसे पहला काम M1 की वैल्यू, सर ये कंप्लीट डिस्क हो गई जिसकी रेडियस कितनी हो गई 4r, सो दिस M1 इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू पाई इनटू 4r का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस M2 के लिए सर दिस इज सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर, एक माइनस साइन नेगेटिव मास के लिए। फिर इसी तरह से M3 की बात करें तो M3 इज माइनस सिग्मा इनटू पाई r का स्क्वायर। क्लियर है? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे प्यारे बच्चों? इसके कोऑर्डिनेट होंगे सर 3r, 0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट 0, 3r। क्लियर है? बस अब तो हो गया काम। सबसे पहले लिखता हूँ एक्सियम, सर M1 x1 प्लस M2 x2 माइनस M3 x3 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ से जो एक्सियम होगा, सबसे पहले इस डिस्क की बात करें तो सर इसका सेंटर कहाँ होगा 0, 0 पर, यानी कि M1 मास ऑफ द डिस्क इनटू 0 प्लस M2 यानी कि M2 मतलब माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे प्यारे बच्चों वो होंगे 3r, ये प्लस माइनस ये भी कोऑर्डिनेट के साथ लिखा जाएगा M3 यानी कि दिस वन, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द डिस्क सिग्मा पाई 4r का होल स्क्वायर। क्लियर है? माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर और माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब आप YCM लिखेंगे तो मास ऑफ डिस्क इनटू 0, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0 है। अब बात करते हैं दूसरे वाले के लिए, सही हो जाएगा माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। ओके, फिर प्लस, फिर यहाँ से माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा इसका y कोऑर्डिनेट ये 3r होगा अपॉन मास ऑफ द डिस्क सिग्मा पाई 4r का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर और माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर। क्लियर है? तो आप इन दोनों को सॉल्व करके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ से खाली होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से खाली होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कोऑर्डिनेट्स कुछ समथिंग माइनस आई कैप और समथिंग माइनस जे कैप में होंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें 2 kg की बॉडी और एक 4 kg की बॉडी। कह रहा है यार कि 2 kg वाले को 4 मीटर हमने लेफ्ट की तरफ खिसका है, 2 kg शिफ्टेड बाय 4 मीटर,
towards left. Okay, then by what distance 4 kg should shift so that the center of mass does not shift. तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ मास की 2 kg से डिस्टेंस x1 और 4 kg से कितनी क्या है x2. तो जब शिफ्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में इक्वेशन क्या होगी सर 2x1 is equals to 4x2. अभी तो पढ़ा है 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ, यानी कि सेंटर ऑफ मास को वही रहना है. अब आप देख रहे हैं ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, जबकि ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया. तो ये सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं पर है. ये x1 है प्यारे बच्चों, ये कितना है 4, इधर ये है x2 और ये कितना है x. इसका वेट 4 kg और ये कितना है प्यारे बच्चों 2 kg. तो फिर इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ सर 2 into 4 plus x1 is equals to 4 into x2 plus x. क्लियर है. तो यहाँ से प्यारे बच्चों 8 plus 2x1 is equals to 4x2 plus 4x, ये छम्मा इस वाली इक्वेशन से. तो क्या 8 is equals to प्यारे बच्चों कितना है 4x, यानी कि x कितना रहेगा दिस x टाइम्स 2 मीटर, यानी कि इसको 2 मीटर शिफ्ट करना होगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहे. अब प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं, मजा आएगा. If 2 kg shifted 4 meter towards left, okay, then by what distance 4 kg should shift such that the center of mass shifts by half meter towards the left. यानी कि जो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से कितना खिसक जाए हाफ मीटर लेफ्ट खिसक जाए, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन आ जाएगी. क्लियर है. तो आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों x की वैल्यू पूछ रहा है. तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहली सिचुएशन में जो ओल्ड सेंटर ऑफ मास था तो इक्वेशन कैसे लिख सकता था सर, मैं उस समय इक्वेशन लिखता था ये 2 kg प्यारे बच्चों, ये 4 kg, ये सेंटर ऑफ मास c1, ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस x2 से सर मैं लिख सकता हूँ 2x1 is equals to 4x2. क्लियर है प्यारे बच्चों. अब मैंने कहा कि यार सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ कितना हाफ मीटर, ये नई सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है. ओके, अब ध्यान दो प्यारे बच्चों. तो इसका मतलब सर ये हुआ इसके हाफ इधर खिसकने से ये जो डिस्टेंस है क्या ये x1 माइनस हाफ हो गई. वाओ, यानी कि इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है कितने वाला 2 kg वाला अब कितने डिस्टेंस पर 4 प्लस x1 माइनस हाफ पर पहुंच गया. क्या मेरी बात क्लियर है. यस सर. और ये वाला कहां पहुंच गया प्यारे बच्चों, ये वाला जो पार्टिकल है ये पहुंच गया x2 प्लस x प्लस हाफ. Yes, this is what? This is 4 kg. अब क्या फर्क पड़ता है सेंटर ऑफ मास, तो ये तो मास मोमेंट लिख सकता हूं क्या 2 into क्या 4 प्लस x1 माइनस हाफ मस्ट बी इक्वल्स टू क्या प्यारे बच्चों 4 into x2 प्लस x प्लस हाफ कर दूंगा. यस सर. क्या प्यारे बच्चों 8 प्लस 2x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 4x प्लस 2 आ जाएगा. ये छम्मा कहां से फर्स्ट इक्वेशन से. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो that 8 minus 1 is equals to 7. This is equals to 4x. उधर चला जाएगा तो प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा. तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4. दिस इज द आंसर. क्लियर है प्यारे बच्चों. बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, आप इसे याद ही कर लें, समझ तो लेंगे खैर इसको, लेकिन फिर भी क्रैश कोर्स में जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो वरदान है, मैं इसके 2-3 सवाल आपको करा दूंगा ताकि आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा. तो प्यारे बच्चों लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स, इसका मतलब इस बार जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है किसके साथ एक्स के साथ. सबसे पहले ध्यान रहे सेंटर ऑफ मास हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. यहाँ पर जो एक्स होता है एक्चुअली ये एक्स होता है कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ D, यानी कि इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता है. अब ये डीएम एलिमेंट क्या है सबसे पहला प्यारे बच्चों याद रखना है, एक्स पे जाके हम लोग मानते हैं dx, तो छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे मान. ओके, अब लेंथ पता है तो इसका मास निकाल सकते हैं. क्या दैट dm इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं लैम्डा को x से मल्टीप्लाई करेंगे मास आ जाएगा. अब प्यारे बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ऑब्वियस है x, 0 हो जाएंगे. नाउ द सिंपल एक्सियल इज इक्वल्स टू dm कितना है प्यारे बच्चों लैम्डा dx. ओके, और x ये रहा और अपॉन यस dm मेरे पास फिर कितना है लैम्डा के साथ
प्यारे बच्चों dx है, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए लैम्डा नॉट x, और ये मेरे पास x के साथ है, साथ में dx, और ये फिर मेरे पास लैम्डा नॉट x, और साथ में क्या है dx, लिमिट 0 से लेकर n तक, क्योंकि x की लिमिट होगी तो 0 से लेकर n तक लिमिट ले लीजिए, तो यहाँ से x है। अब लैम्डा नॉट को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो प्यारे बच्चों लैम्डा नॉट बाहर आ गया, x स्क्वायर dx, और यहाँ से फिर लैम्डा नॉट बाहर आ गया, तो मेरे पास x के साथ dx, 0 से तो दिस टर्म सॉल्व टू बी l क्यूब बाई 3 अपॉन l स्क्वायर बाई 2, तो प्यारे बच्चों आंसर निकलेगा 2l बाई 3। तो क्लियर है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है, और ऐसे करके सेंटर ऑफ मास को क्या कर लेना है, कैलकुलेट करना है। आइए इस पे 2 सवाल और करते हैं। तो प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी में लैम्डा बार कितना गिवन है आपको, 2 + x। तो क्या करेंगे फिर वही बात, ये एक रॉड है, x पे जाके ये क्या हुआ छोटा सा dx, प्यारे बच्चों dl कितना हुआ सर लैम्डा के साथ dx, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए x, 0, तो मुझसे पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास निकालो, इंटीग्रल dm x इंटीग्रल dm, प्यारे बच्चों dm कितना होता है लैम्डा dx, तो लैम्डा dx इंटू x ओवर इंटीग्रल लैम्डा dx, लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं 2 + x, ओके, यानी कि क्या 2 + x के साथ x के साथ dx, और इधर प्यारे बच्चों 2 + x के साथ सिंपली dx, क्लियर है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, 0 से l तक। मुझे नहीं लगता कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी, इंटीग्रेशन सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, करते हैं जो जी में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों अगर डेंसिटी ये दी जाए लैम्डा इज इक्वल टू इतना, और फिर आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास निकालो, भैया बदले बदले है, एक्सीएम इज इक्वल टू डीएमएक्स, यहाँ पे लैम्डा डीएक्स एक्स लैम्डा डीएक्स, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे क्या, यहाँ पर जो आप लैम्डा की वैल्यू उसको पुट कर सकते हैं, कितना, दिस लैम्डा इज व्हाट, दैट इज कि x2 x by l to the power n, प्यारे बच्चों इनटू x के साथ dx ओवर k x by l to the power n into dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के n तक। घबराना बिल्कुल नहीं है, एक ही जैसा तो सवाल है प्यारे बच्चों, k का कांस्टेंट है कट जाएगा, l की पावर n भी कांस्टेंट है कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x की पावर n + 1, क्लियर है, और नीचे क्या आएगा, जाएगा फिर x की पावर n आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे जाएंगे 0 से l, ये प्यारे बच्चों dx, और ये प्यारे बच्चों dx, और मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ सर, लिख सकता, ये मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, आउट है पेपर से पहले बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से समझे। तो प्यारे बच्चों x की पावर n + 1 आ जाएगा, या जाएगा n + 2 अपॉन n + 2, ओके, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर के n तक, और इधर ये आ जाएगा मेरे पास x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, प्यारे बच्चों 0 से लेकर के n तक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n + 1 अपॉन n + 2, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा l की पावर n + 2 अपॉन l की पावर n + 1, यानी कि n + 1 अपॉन n + 2 n, क्या क्लियर है। सो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास, क्लियर है मेरे बच्चों। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।